हेलो दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी का सेट करेंगे। यह सेट ज्ञान धारा पब्लिकेशन का है। हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से संबंधित है और 25 क्वेश्चन साइंस से संबंधित है। इस बुक का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि इस तरह का कंटेंट आपके पास ला सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्लोहास। अग्लोहास धारा हिंद महासागर से संबंधित है। कनारी धारा और फ्लोरिडा धारा ये दोनों के दोनों अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि क्यूराइल धारा यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी, पाली भाषा में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजवित्त आयोग का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 243 के आई में राजवित्त आयोग का प्रावधान है। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है कि राजवित्त आयोग में कुछ तो कुछ पैसा का इन्वेस्टमेंट होगा, आई से इन्वेस्टमेंट, इसलिए याद रखिएगा 243 के आई। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ओम्बुड्समैन की जो उत्पत्ति है वह स्वीडन से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वीडन। अब ओम्बुड्समैन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ओम्बुड्समैन स्वीडन में कहा जाता है, जबकि इसको भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल कहा जाता है और राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। भारत में 2013 में लोकपाल लागू हुआ था, जबकि लोकायुक्त सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में लागू हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में। सन 1973 ईस्वी में बिहार में लोकायुक्त का पद लागू हुआ। हम लोग अब देख लेते हैं कि देश का राजधानी कहाँ है, क्योंकि बिहार एसएससी में पूछा जाता है। तो स्वीडन की राजधानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगा वो हो जाएगा बर्न। ब्रिटेन की राजधानी हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी हो जाएगा वो हो जाएगा कैनबरा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का 1 के सी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, करेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है, इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया था। सही है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। इसमें भारत का स्थान 136वां है, ये भी सही है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, थांग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो थांग टा मार्शल आर्ट्स यह मणिपुर से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोपेन खान है वह टीन के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टीन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि हीरे के खान कहाँ हो जाएगा? किम्बरले हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे मेन रहीम रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेन रहीम रेखा। जबकि मेडन सीन रेखा यह यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, और 49वीं समांतर रेखा यह भी यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा यह कहाँ है? यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की संख्या का कितना प्रतिशत था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.6% है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जल मंदिर जो अवस्थित है वह है पावापुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
पावापुरी। जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन के द्वारा करवाया गया था। यह जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पचूला। पुष्पचूला के द्वारा स्त्री संघ की अध्यक्षता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली में बना हुआ है? लिंगराज मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है नागर शैली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। उत्तर भारत के जितना मंदिर है सब नागर शैली में बना हुआ है और दक्षिण भारत के जितना मंदिर सब द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, नूनीज पुर्तगाल से संबंधित था, मार्को पोलो इटली से संबंधित था, निकोलो डी कोंटी इटली से संबंधित था, डोमिंगो पायस यह पुर्तगाल से संबंधित था। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे तुर्की दिवा है। डोमिंगो पायस राजा कृष्णदेव राय के दरबार में भारत आए हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राहुल श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है वो है लंदन में। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्रुसेल्स कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चोल राजवंश था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि स्थानीय स्वशासन इन्हीं के समय में लागू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवाजी। शिवाजी के समकालीन थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो प्रथम बार आक्रमण ये किए थे 1532 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। यह पैरा एथलीट खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, पद्म भूषण पाने वाले। यह भाला फेंक से संबंधित है, प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है, सुमित अंतिल इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसे मिला है ध्यानचंद पुरस्कार और प्रमोद भगत को भी मिला है ध्यानचंद पुरस्कार। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, वह युद्ध के मध्य दिग्बंध हुए थे। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है पेंटागोन। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेंटागोनिया की मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल जो स्थित है वह है स्थित अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में स्थित है? तो बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ है वह स्फीति घाटी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुम्बी घाटी सिक्किम में है और कुल्लू घाटी है यह हिमाचल प्रदेश में है। यह पीर पंजाल और धौलाधर दोनों श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो देखते हैं, भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे वह प्रारूप समिति के थे। एसी मुखर्जी यह उपाध्यक्ष संविधान सभा के थे। टीटी कृष्णाचार्य यह सदस्य प्रारूप समिति के थे और राजेंद्र प्रसाद यह जो सदस्य थे वह थे अध्यक्ष थे संविधान सभा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इसका आकलन किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है।
धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन है वह खरगोश से प्राप्त किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? सही सुमेलित युग्म का चयन करें। बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण संबंधित है, ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन संबंधित है, ये सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, यह गलत है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से संबंधित है। रामसर सभा यह भौतिक जल प्रदूषण से संबंधित है, यह भी गलत है। यह आर्द्र भूमि से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था एक देववाद या एक ईश्वरवाद था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 110 में धन विधेयक वर्णित है। 112 में बदत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में प्राप्त करती है? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में प्राप्त करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान के संशोधन करने के विषय में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? थॉमस कप 2022 का उप विजेता कौन है? तो थॉमस कप 2022 का उप विजेता इंडोनेशिया है और इसका विजेता टीम कौन है? तो भारत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वह गोसाईनाथ की चोटी जो नेपाल में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो नारायण प्रसाद थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1875 के ढक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण कौन था? तो इसका तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने लंबे समय तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासनकाल तुगलक वंश का है और सबसे कम समय तक शासनकाल खिलजी का है। लगभग तुगलक वंश का 94 साल है और खिलजी वंश का 30 साल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहब कालेलकर थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा PN भगवती। राइट आंसर हो जाएगा इसका D, PN भगवती। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, भाग 1 संघ और राज्य से, ये सही है। भाग 2 नागरिकता से, ये भी सही है। भाग 3 मूल अधिकार से, ये भी सही है। भाग 4 आपात उपवंश, ये गलत है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व क्या आकर्षण से बनती है? क्या बनती है? तो ज्वार भाटा बनती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्वार भाटा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, मिजोरम में स्थित पावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नीला पर्वत उद्यान कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, नीला पर्वत उद्यान। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एंथ्रासाइट कोयला। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है पीट, एक होता है लिग्नाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला का क्या है उसका विशेषता? तो अधिक देर तक जलेगा, अधिक मात्रा में ताप देगा,
कम मात्रा में धुआं छोड़ता है, ठीक है। तो ये उसका अच्छा होने का विशेषता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समान वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पटना। तो 50 हमने जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद हम लोग साइंस का क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एक बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और गोल्गी को ट्रांसपोर्टिंग के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से पर विचार करें। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के पानी के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल के सिंचाई के लिए। इनमें से किसी के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिएटिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, पायरोमीटर किसके माप में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का माप उच्च ताप के माप में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वो नारंगी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? तो नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में अप्रभावित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल। WHO के अनुसार 85 डेसिबल तक शोर को हम लोग सहन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, कोरे जारे में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि एफ बराबर होता है 1/d। जहां 1 मीटर में रहता है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 100 सेंटीमीटर। आप +2 डायोप्टर है तो 2 से भाग दीजिएगा तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तांबा मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड को सामान्य लवण कहा जाता है। अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। और द्विक लवण फिटकरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है नील हरित शैवाल का। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जंपिंग जीन या प्लवमान गीत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देखता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में होता क्या है? तो इसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सभी इसमें होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है,
विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, जल में अधिक विलय होता है, ये सही है। हल्के पीले रंग का होता है, ये सही है। ये ऑक्सीकारक होता है, ये गलत है। ये ऑक्सीकारक नहीं होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है किसके कारण? तो इसके उच्च संचालन शक्ति के कारण पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं के गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर पर बनाइए बैठाइए, ये बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर जब करिएगा तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब वी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? रूट चढ़ेगा, 4:9 हो जाएगा। तो यहाँ वेग बराबर क्या हो जाएगा? तो वेग बराबर हो जाएगा 2:3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2:3। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, ये सही है। जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन 2 है, हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। तीसरा है, ढोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण शून्य हो जाता है, ये गलत है। गति और त्वरण शून्य नहीं होता, अधिकतम हो जाता है। सामान्य ढोलन का ढोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, तो ये सही है कि समय के साथ साथ कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड्स का पाचन अर्थात वसा का जो पाचन होता है वह पीत अम्ल और लाइपेज दोनों को उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 दोनों। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर आती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो सल क्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टी है, जहां ऑर्थो शब्द जुड़ जाता है वह हड्डी से संबंधित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन करना, यह सल क्रिया से संबंधित है। सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा